फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सेस। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे को एनालाइज करने के लिए। हम आपके सामने एनालिसिस करेंगे सर्व शिक्षा अभियान का, जो कि हिमाचल में वर्तमान में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने देखा होगा, बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत से आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि चौड़ा मैदान में, जो शिमला जो राजधानी है प्रदेश की, वहां पर चौड़ा मैदान में काफी 8-10 दिन से लगभग वोकेशनल ट्रेनर्स जो है वो स्ट्राइक पे बैठे हैं। और उनकी जो स्ट्राइक पे बैठने की का जो कारण है, उनका ये कहना है कि उनके लिए किसी पॉलिसी का निर्माण जो है प्रदेश सरकार करे। तो हम आपको आज बताएंगे कि सर्व शिक्षा अभियान हिमाचल में क्या है, और ये वोकेशनल ट्रेनर जो धरने पे बैठे हैं, इनकी नियुक्तियां कैसी होती हैं और ये क्या करते हैं, और क्यों आखिरकार सरकार इतना मजबूर अपने आप को बता रही है कि वो इनके लिए पॉलिसी का निर्माण नहीं कर सकती, और इनको जो है सरकार के अंडर, यानी कि प्रदेश सरकार के अंडर, वो क्यों नहीं ले सकती। तो ये पूरा एनालिसिस हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो ट्रेनर्स हैं वो क्यों धरने पे बैठे हैं, उनकी नियुक्तियां कैसे होती है, और सरकार जो है क्यों उनके लिए पॉलिसी का निर्माण नहीं कर रही थी। और कुछ एक धड़ा ऐसा भी था जो ये कह रहा था कि पॉलिसी का निर्माण आउटसोर्स के लिए किस तरह से किया जा सकता है, क्योंकि इनकी नियुक्तियां जो है वो आउटसोर्स बेस्ड होती हैं, वो कमीशन क्लियर नहीं करते हैं। तो इस तरह के तमाम कमेंट्स हमें आ रहे थे। तो हमें ये भी बताया गया व्यूअर्स की तरफ से कि इस विषय को जो है थोड़ा सा एनालाइज किया जाए, ताकि जो बाकी जो युवा है जो वोकेशनल एजुकेशन की तरफ आना चाहते हैं, या जिन्होंने अभी हाल ही में एग्जाम दिया है और वो वेट कर रहे हैं कि कब उनकी नियुक्तियां होगी, तो वो लोग जो है वो उनके हमें मैसेजेस आ रहे थे। तो उसी से इंस्पायर होकर आज हमने आपके लिए सेशन बनाया है। उम्मीद है कि काफी सारी स्थितियां आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। हम जो आपको ये सेशन में आपको बताएंगे, ठीक है। 2013 में ये प्रोजेक्ट हिमाचल में शुरू हुआ था, और इसमें होता क्या है हम मोटे मोटे तौर पे आपको बताते हैं कि इसमें जो ये केंद्र सरकार का जो ये प्रोजेक्ट है, ये 90-10 की फंडिंग पे होता है। 90-10 की फंडिंग आपने आमतौर पे सुना होगा, रूसा की फंडिंग भी 90-10 पे होती थी जो पहले था। अब जो है सर्व शिक्षा अभियान में जो NSQF का प्रोजेक्ट, वो जो प्रोजेक्ट है ये भी 90-10 की फंडिंग पे चलाया जाता है। इसमें होता क्या है कि 90, अगर ये 100 रुपए का प्रोजेक्ट है तो 90 रुपए इसमें सरकार, केंद्र सरकार चलाने को देगी, और 10 रुपए का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इसमें स्टेट करेगी। तो ये सारी कहानी है। हिमाचल को ये 90-10 पे क्यों दिया जाता है? अक्सर ट्रेनर्स ये बात करते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स ये बात करती है कि हरियाणा में भी अलग से पॉलिसी बनाई गई है, तो हिमाचल उसको क्यों नहीं अपना सकता। तो ये तमाम तरह की बातें हम आपको समझाने की आज कोशिश करेंगे इस सेशन के जरिए। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो स्कूलों में जो है वोकेशनल ट्रेनर हायर किए गए। जो इस प्रोजेक्ट का, जो इस योजना का खाका है, उसके मुताबिक होता क्या है, उसके मुताबिक कुछ कंपनीज जो है इसमें टेंडर निकाला जाता है, कंपनीज उसमें पार्टिसिपेट करती है। कोई भी कंपनी वैसे ही उठ के इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। उसके लिए नियम तय किए जाते हैं, उसका बैकग्राउंड होना चाहिए रिलेटेड फील्ड्स में, रिलेटेड ट्रेड्स में। ये देखा जाता है कि कहाँ पर उसने कितने स्कूलों में काम किया है, क्या पहले काम किया है। अगर काम को सेटिस्फैक्ट्री पाया जाता है तो वो पार्टिसिपेट इसमें कर सकते हैं, इसमें टेंडर में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद बाकायदा प्रेजेंटेशन होती है। उसके बाद जो है कंपनियों को स्कूल अलॉट किए जाते हैं। कंपनियों को स्कूल अलॉट करने का मतलब है कि जो वहां पर जो ट्रेनर होते हैं, ध्यान रखिए ये ट्रेनर्स की हम बात कर रहे हैं। कंप्यूटर जो वोकेशनल में जिनकी नियुक्तियां होती हैं वो ट्रेनर्स कहलाते हैं। वो शिक्षक का दर्जा उनको नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो ट्रेनर्स होते हैं। क्योंकि ये स्किल से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो उन्हें VT शॉर्टकट में कहा जाता है। वोकेशनल ट्रेनर्स फुल फॉर्म होती है, यानी कि प्रशिक्षक। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद जो क्या होता है कि कंपनियां इनको हायर करती है, मास लेवल पे ये हायरिंग होती है, और उसके बाद जो है उनका रिजल्ट बनता है, उनकी हायरिंग होती है। उसके बाद जो है इनको स्कूलों में रखा जाता है। तो ये वहां पर 9 से +2 लेवल तक अभी तक जो है वो वोकेशनल चलाया जा रहा है। उसमें अलग अलग ट्रेड चलाए जाते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी भी पढ़ाया जाता है, स्किल के उसमें, और ब्यूटी वेलनेस पढ़ाया जाता है, BFSI पढ़ाया जाता है, रिटेल पढ़ाया जाता है, ITS इसमें पढ़ाया जाता है, और भी बहुत सारे इसमें जो है ट्रेड जो है वो पढ़ाए जाते हैं। यानी कि स्कूल लेवल पे जो है, स्कूल लेवल पे 9 से +2 के बच्चों को एक तरह की स्किल दी जाती है, ताकि वो +2 के बाद अपना माइंडसेट क्लियर रख सके कि उन्हें किस फील्ड में जाना है। और अगर जाना है तो वो उनके पास एक दिमाग में ये रहे कि हाँ, उनके पास एक बेसिक स्किल है, वो चाहे तो उसमें आगे उस स्किल को बढ़ा भी सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में, BVOC में एडमिशन ले सकते हैं, या जो भी उनकी चॉइस होती है वो ले सकते हैं।
अब कहानी क्या है कि यही वोकेशनल टीचर जिनको कंपनी के थ्रू आउटसोर्स पे जो है डिपार्टमेंट के द्वारा हायर किया जाता है, उनकी ये मांग है कि उन्हें कंपनियों के थ्रू ना रखा जाए, बल्कि डायरेक्ट या तो किसी सोसाइटी के थ्रू स्टेट रखें, या स्टेट उसको शिक्षा विभाग में मर्ज कर ले, या शिक्षा विभाग में कोई सोसाइटी बनाई जाए, उनके अंडर उसको लाया जाए। इसके लिए बार बार जो है हरियाणा का उदाहरण दिया जाता है। हरियाणा में जो ये प्रोजेक्ट है उसकी फंडिंग अलग है, वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल पहले एक छोटा सा इतिहास हम इस बारे में जान लेते हैं। ये वर्ष 2013 की बात है, जब 12th प्लान, उस समय जब पंचवर्षीय योजनाएं होती थी, तो 12वां जो प्लान था उसकी बात वहां पर की जा रही थी। तो 12वां जो प्लान था उसमें भी ये कंसर्न थी, और 2013 में जो मुख्यमंत्री थे एनडीसी में, उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जब मीटिंग हुई, तो मुख्यमंत्री जो प्रदेश के भिन्न भिन्न प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये कंसर्न रेज किया था कि जो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसका कोई बड़ा खाका बना हुआ ही नहीं है, और उनको इम्प्लीमेंट करने में ग्राउंड लेवल पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। उसके बाद 14वां वित्त आयोग का जब गठन हुआ, तो 14वें वित्त आयोग में जो स्टेट का शेयर था वो 32 से जो टैक्स था उसमें 42% कर दिया गया। ये सबसे बड़ा इंक्रीज था। तो जो 42% जो है वो स्टेट के साथ शेयर किया जाना था। तो इसका असर क्या हुआ कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का जो फंड आता था, ब्लॉक वाला जो फंड था, वो श्रिंक हो गया। और उसके बाद भी दिक्कतें हुई सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स को चलाने में, क्योंकि कोई स्पेसिफाइड नहीं था कि कैसे फंडिंग होनी है, क्या होना है। उसके बाद जब नीति आयोग का गठन हुआ, और नीति आयोग की पहली मीटिंग हुई 8 फरवरी 2015 को, वहां पर जो ये बात है डिस्कस की गई। उसके बाद एक सब कमेटी फॉर्म हुई, जिसमें कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे, केरला था, और नॉर्थ से जम्मू कश्मीर था, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, कुछ और स्टेट्स थी, जिनके मुख्यमंत्री को जो है इनमें शामिल किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसमें शामिल किया गया। तो एक कमेटी, सब कमेटी का इसमें गठन किया गया। उस समय जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह, उनको जो है इसका सीईओ बनाया गया, इस कमेटी का, ठीक है, और कन्वीनर बनाया गया नीति आयोग के लिए। उसके बाद जो है लगातार 4 बार ये सब कमेटी की जो है मीटिंग्स हुई। एक्सटेंसिव लेवल पे जो है एनालाइज किया गया चीजों को, जगह जगह ऐसा, मतलब जो रिपोर्ट, जो 136 पेजों की जो रिपोर्ट है आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो उसमें जो बताया गया है, उसमें जो लिखा गया है, उसमें ये बताया गया है कि 4 अलग अलग बार मीटिंग्स हुई, और अलग अलग प्रदेशों में जाकर जो है इस सब कमेटी ने बात की, अधिकारियों से बात की जो इम्प्लीमेंट करते थे प्रोग्राम को, उस पर बात की गई। उसके बाद जब ये कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जब सबमिट की, तो उसमें साफ कहा गया कि सीएसएस की जो प्रोजेक्ट्स हैं, देखिए सीएसएस के लगभग 66 प्रोजेक्ट चलते थे, और उसमें 17 फ्लैगशिप स्कीम्स थी जो पहले से थी। लेकिन उन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में, जैसे मैंने आपको बताया कि दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि फंड कैसे अलॉट होना है, किस स्टेट को कितना फंड जाना है, ये पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा था। उसके बाद जो है इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये तय किया गया कि जो फंड सीएसएस का जाएगा वो सेक्टर स्पेसिफिक जाएगा कुछ चीजों के लिए। उसमें एक हेल्थ था, एजुकेशन था। तो ये जो चीजें थी वो तो इनके लिए सेक्टर स्पेसिफिक था, और कुछ और जो सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाएं थी उनके लिए भी सेक्टर स्पेसिफिक फंड देने की जो है बात की गई। उसके बाद तय हुआ कि जो स्पेशल स्टेट का दर्जा जिनको है, उनके लिए जो सेंट्रल स्पॉन्सर्स, कुछ जो कोर स्कीमें हैं, 2 तरह की स्कीमों में बांटा गया उन स्कीमों को जो सेंट्रल स्पॉन्सर थी। एक थी ऑप्शनल स्कीम्स, दूसरी थी कोर स्कीम, और फिर एक सब ग्रुप बनाया गया कोर ऑफ कोर स्कीम। तो जो सर्व शिक्षा की अगर हम बात करें, या NHRM की हम बात करें, तो उन ऐसे सब्जेक्ट्स को जो है वो कोर्स ऑफ कोर स्कीम में रखा गया। उसके बाद तय हुआ कि जो ये कोर ऑफ कोर स्कीम्स हैं उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था अलग से की जाए, और साथ में ये व्यवस्था की गई जो स्पेशल स्टेट्स का दर्जा जो रखते हैं उनके लिए स्कीम का जो खाका तैयार किया जाएगा वो उसके दर्जे को ध्यान में रखकर किया जाएगा। हिमाचल के लिए जब सर्व शिक्षा अभियान की फंडिंग की बात आई, तो ये तय किया गया कि जो 8 नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है, ठीक है, और 3 जो है हिमालयन स्टेट है, उनके लिए 90-10 की फंडिंग के आधार पर जो है वो ये फंडिंग की जाएगी। इसके अलावा जैसे हरियाणा की बात की जाती है, तो हरियाणा के लिए ये फंडिंग 60-40 पे होती है, यानी कि इसमें 60% जो है वो सेंटर देता है, 40% आपका स्टेट देता है। लेकिन हिमाचल में स्थितियां ऐसी नहीं है। हिमाचल में जब 90% जो है वो सेंटर देती है किसी भी सीएसएस प्रोजेक्ट के लिए, खासकर जब हम सर्व शिक्षा के अभियान की बात करते हैं, और 10% जो है वो उसमें स्टेट का शेयर रहता है। तो यहीं पर जो है बात क्लियर हो जाती है।
कि क्यों आखिरकार प्रदेश सरकार जो है इस प्रोजेक्ट में अपनी तरफ से कुछ भी करने से घबराती है। कि एजुकेशन का जो आपका सिस्टम है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है ये सब्जेक्ट, यानी कि इस पर जो है केंद्र सरकार भी अपना निर्णय दे सकती है और इतना लचीलापन प्रदेश सरकार को भी दिया गया है, इसमें व्यवस्था दी गई है कि वो अपने आधार पर भी जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो अगर कोई कहता है कि सरकार जो है इस पर नीति बना सकती है, बिल्कुल बना सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार जो है इस प्रोजेक्ट को अपने हिसाब से हैंडल कर सकती है। लेकिन जब फंडिंग की बात आती है तो फंडिंग इसमें 90-10 की ही रहेगी और अगर इसमें कुछ चेंज करना हो तो ये प्रदेश सरकार के हाथ में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी जो मॉनिटरिंग है, जो कमेटी की जो वो रिपोर्ट है, जिस कमेटी की हम बात कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्रियों की कमेटी की बात कर रहे हैं, शिवराज सिंह समिति की जो रिपोर्ट है, जो कमेटी की जो रिपोर्ट में उसमें साफ किया गया है कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है रिलेटेड टू सीएसएस सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, उसमें जो फाइनल निर्णय है वो नीति आयोग उसमें देखेगा, उसकी मॉनिटरिंग जो है वो नीति आयोग करेगा। तो अगर स्टेट चाहे भी तो उसे एक बहुत लंबी प्रोसेस में इसको फॉलो करना पड़ेगा और सेंटर के पास इसको ले जाना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी व्यवस्था ये है कि अगर, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट जो है वो कब तक है, क्योंकि जो स्कूलों में जो वोकेशनल सब्जेक्ट है वो कोर सब्जेक्ट फिलहाल अभी तक नहीं है, तो इनको ऑप्शन सब्जेक्ट के आधार पर पढ़ाया जाता है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो कोर सब्जेक्ट नहीं है, यानी कि अगर बच्चा इसमें फेल होता है तो उसको फेल नहीं माना जाता है, तो उसको अगली क्लास में भेज दिया जाता है, ना ही उसकी कंपार्टमेंट दिखाई जाती है अभी तक फिलहाल जो व्यवस्था है। तो ऐसी स्थिति में कोई प्रदेश सरकार जो है कई चीजों को ध्यान में रख रही है और कई चीजों को देख रही है और दूसरे स्टेट्स में भी जहां पर इस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो वो जहां पर 90-10 की फंडिंग हो रही है वहां पर ये वीटीपी के थ्रू ही, यानी कि वोकेशनल ट्रेनर पार्टनर के थ्रू ही किए जाते हैं। अगर दूसरी बात ये की जाती है कि इसमें जो इनकी सैलरीज है, तो एनएसक्यूएफ हिमाचल प्रदेश में की अगर हम बात करें तो अकेला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर समय पर जो है ट्रेनर्स को सैलरी दी जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सभी को पता है कि समय पर सैलरी दी जाती है। कुछ तारीख जो है, कुछ डेट्स जो है डिपार्टमेंट्स और सरकार की ओर से निर्धारित की गई है, क्योंकि उसमें भी होता ये है कि जो इनको सैलरी देने की जो प्रोसेस होती है हमारी जानकारी के मुताबिक, उसमें जो है पहले जो वीटीपी है वो सैलरी देगा, उसके बाद वो अपनी जो है डिपार्टमेंट से, सरकार से अपने पैसे क्लेम करेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि पहले सरकार वीटीपी को पैसे देगी फिर वो उसमें से पैसे देगी, पहले रिवर्स इसमें काम है। इसीलिए वीटीपी को रखा जाता है, क्योंकि अगर किसी सोसाइटी को रखा जाता है तो ये संभावना बनी रहती है कि सोसाइटी के पास इतना पैसा ना हो, क्योंकि करोड़ों की इसमें जो है सैलरी करोड़ों में जाती है। बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके जो वीटीज को जो सैलरी जाती है वो लाखों में नहीं बल्कि उसके बिल्स जो हैं वो करोड़ों में बनते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में सोसाइटी अगर बनती भी है तो क्या वो फाइनेंशियली इतनी कैपेबल रहेगी कि वो एक साथ जब तक पैसा नहीं भी हो तब भी वो क्या अपने पास से जो उसके पास फंड होगा उसमें से करोड़ों की बिलिंग कर पाए ताकि किसी की सैलरी ना रुके। एक क्वेश्चन ये भी उठता है। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर कमीशन देने की बजाय क्यों उस पैसे को जो है वो डायरेक्ट सैलरी में नहीं दिया जाता, और क्या जो कमीशन कंपनियों की कमीशन या जिसको मैनेजमेंट चार्ज कहा जाता है वो जो है ट्रेनर्स की सैलरी में से दिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेनर्स की जो सैलरी का प्रोसेस है वो एक प्रोसेस होता है, वो पैब में सैंक्शन होती है और पैब में जब मीटिंग होती है वहां पर सैंक्शन होती है। तो जो वर्तमान में जो सैंक्शन सैलरी पैब से आती है सेंटर से, वही ट्रेनर्स को दी जाती है। जो कंपनियों का कमीशन होता है उसके लिए एक अलग फंड होता है, उसी में से वो उनको मैनेजमेंट चार्ज दिया जाता है और वो चार्ज दिया जाता है ताकि कंपनियां हायरिंग करे, उनको टाइमली सैलरी प्रोवाइड करवाए और कई तरह की चीजें जो उनको जो है सपोर्ट उनको बेसिक दिया जाए। जिस तरह की ट्रेनर्स के अगर ईपीएफ से रिलेटेड इशू है या कोई दूसरे इश्यूज हैं तो वो कंपनी के लेवल पे सॉर्ट आउट किए जाते हैं और उन्हें जो समय पर जो है उनको सुनिश्चित ये सैलरी की जाए कि जो पैब में सैंक्शन सैलरी है वो सैलरी पहले उनको दी जाए। उसके बाद कंपनियां अपना जो है वो डिपार्टमेंट से उसको क्लेम करती है, उसको उसकी बिलिंग प्रॉपर होती है। जबकि जो मैनेजमेंट चार्ज होते हैं वो मैनेजमेंट चार्ज के लिए जो पैसा आता है वो अलग हेड में आता है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैनेजमेंट चार्ज है वो वीटी के सैलरीज में से काट के दिए जाते हैं। दूसरा, हिमाचल शायद अकेला ऐसा स्टेट है जहां पर अगर कोई मैटरनिटी पे जाता है, मैटरनिटी पे कोई महिला जाती है तो उसको 6 महीने की पूरी सैलरी दी जाती है आउटसोर्स में इस प्रोजेक्ट में। बाकी प्रोजेक्ट्स की अगर आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं तो ये भी कहना है लोगों का कि ये जो एनएसक्यूएफ का जो आउटसोर्स है
जो दूसरे आउटसोर्स है हिमाचल के, उनका ये भी कहना है कि इनके पास हमसे ज्यादा सुविधाएं हैं, तो अगर इनको ये पॉलिसी बनाने की अगर बात सरकार करती है तो हमें क्यों नहीं पॉलिसी के अंडर लाया जाए, क्योंकि हम तो स्टेट के ही रखे हुए लोग हैं और स्टेट के ही डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं, स्टेट के थ्रू ही हमारी अपॉइंटमेंट हुई है, तो उनसे पहले हमारे बारे में सोचा जाना चाहिए। जो धड़ा है, जैसे कि कंप्यूटर शिक्षक है, बाकी जो बेरोजगार संघ है, वो ये कह रहे हैं कि इनकी नियुक्तियां जो है वो कमीशन के थ्रू नहीं हुई है, आउटसोर्स पे हुई है, और जो प्रॉपर जो है प्रोसेस जिस तरह का होना चाहिए सरकार के साथ मर्ज होने के लिए वो फॉलो नहीं किया जाता है, तो ये लोग डिजर्व नहीं करते। दूसरी ओर ट्रेनर्स का कहना है कि हम वो पूरी सेवाएं देते हैं जो कि कमीशन से आए हुए टीचर या रेगुलर टीचर देते हैं, हम सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाते हैं। स्किल चूंकि एक बहुत बड़ी आज की जरूरत है, तो हम उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो ये हमारा हक बनता है कि हमें सिक्योरिटी दी जाए ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य बना सके, और जिनको पढ़ा रहे हैं उनको भी अपना भविष्य जो है स्किल में सेफ दिखाई दे। तो ये इस तरह की कॉन्ट्राडिक्टरी माहौल यहाँ पर चल रहा है। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि फिलहाल जो प्रोजेक्ट है वो सेंटर का प्रोजेक्ट है, 90-10 पे इसकी फंडिंग होती है, और सरकार इसीलिए इससे छेड़छाड़ नहीं करना चाह रही है क्योंकि स्पेशल स्टेट होने के नाते 90-10 की फंडिंग है। हिमाचल प्रदेश की स्थिति सभी को पता है कि फिलहाल ऐसी नहीं है कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाए कि किसी भी आउटसोर्स को अपने अंडर ले ले और अपने ही जेब से, यूं कहें कि अपने ही कोष से उस पर खर्चा कर सके, अगर कल को केंद्र सरकार से कोई ना होती है या केंद्र सरकार से किसी तरह की कोई चीजें बदली जाती है, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रख रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अभी ये साफ किया है कि केंद्र का प्रोजेक्ट है, फिर भी उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि वो इस विषय में बात करेंगे कि इनके लिए क्या बेहतर किया जा सकता है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है स्कूलों में एडमिशन्स होंगी, और अभी आने वाले समय में कुछ भर्तियां और भी होनी है, उनके एग्जाम हो चुके हैं और वो अभी भर्तियां होनी है, तो काफी लोगों को इसमें रोजगार मिल सकता है। लेकिन जिस तरह की वास्तव में परिस्थितियां चल रही है, उन लोगों के रोजगार पर भी एक तरह से संकट खड़ा हो गया है जो कि रोजगार चाह रहे हैं। जब भी आउटसोर्स पर किसी को रखा जाता है तो जो उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाता है उसमें साफ लिखा होता है कि ये आपकी सरकारी जॉब नहीं है और आपको कल को ये आप क्लेम नहीं करोगे, और वो फिक्स टर्म के लिए उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट लेटर थमाया जाता है, कहीं 1 साल पर होता है, कहीं 6 महीने पर होता है, तो उसके बाद उसको रिन्यू किया जाता है। वो इसलिए कि अगर किसी का रोजगार लग गया है तो उसे बेरोजगार ना किया जाए। लेकिन अब ये ट्रेनर जो है स्थायी मांग कर रहे हैं कि हमें जो है वो सोसाइटी के अंडर लिया जाए, कंपनियों को बाहर किया जाए, इस तरह की तमाम तरह की इनकी मांगे हैं। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार आने वाले समय में इस पर क्या फैसला लेती है, और जो बाकी स्कूलों में जो अभी भर्तियां पेंडिंग है उन पर सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि आने वाले समय में अगर तो ये लायबिलिटीज और भी खड़ी हो सकती है। तो प्रदेश सरकार ये भी देख रही है कि इस सिचुएशन को जो है कैसे हैंडल किया जाए कि प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो भी खराब ना हो, स्कूलों में जो वोकेशनल शिक्षा चल रही है वो भी प्रभावित ना हो, और सभी के साथ जो है सबके कंसेंट के साथ जो है एक संयुक्त फैसला लिया जाए। तो सरकार के पास इस तरह की तमाम चुनौतियां हैं जिसका जवाब सरकार को ढूंढना है, और उसके बाद अब सभी को यह देखना होगा कि आगे सरकार किस तरह का फैसला इसमें लेती है। तो इसमें क्या अपडेट आगे होगा हम आपको जरूर बताएंगे। इसके अलावा हमारा स्टडी नर्सेज चैनल जो है वो फुली डेडिकेटेड है स्टडी के लिए, और कुछ हम आपको सूचनाएं भी देते रहते हैं। तो अभी हम आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है जिससे कि क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में, क्लरिकल में और एलाइड में, तो वो भी हम आपको उसके ऊपर भी हम जल्दी आपको सेशन लेकर आएंगे। तो उसे देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।